नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अरस्तु के क्रांति के संबंध में जो विचार थे उनके बारे में। तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स की जो पांचवी पुस्तक थी उसमें राजनीतिक क्रांति व वैधानिक परिवर्तन के बारे में बात कही है और उसने कहा है कि हम पहले शुरुआत इससे करते हैं कि क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ग्रीक जगत में उस समय आए दिन हमेशा शासन के स्वरूप में बदलाव होता रहता था, जो कि एक सामान्य बात थी। और वहाँ प्रजातंत्र की जो कब्र थी उस पर या उसको कब्र पर धनिक तंत्र को उखाड़कर अत्याचार तंत्र के स्थान पर अन्य शासन पद्धति का आना तथा फिर उसका भी पतन होना आए दिन ये चलता रहता था। यानी ग्रीक जगत में आए दिन ऐसे शासन में परिवर्तन होते रहते थे। अब हम बात करते हैं क्रांति का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो अरस्तु के अनुसार संविधान में प्रत्येक जो छोटा बड़ा परिवर्तन है वह ही क्रांति कहलाता है। यह छोटा परिवर्तन हो या संशोधन हो, जैसे जनतंत्र का उग्र या उदार रूप या धनतंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश करना या किसी भी तरह का सत्ता परिवर्तन होना क्रांति का रूप कहलाता है। अर्थात क्रांति सामान्यतः शासन में छोटा बड़ा परिवर्तन या संशोधन क्रांति कहलाती है। अरस्तु की क्रांति के बारे में धारणा को मैकियावेली ने स्पष्ट किया है कि अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। अर्थात ये कोई कानूनी परिवर्तन नहीं है बल्कि राजनीतिक परिवर्तन है। अर्थात जहाँ पर जिस प्रकार का राजनीतिक सत्ता होती है उसका परिवर्तन है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार को ही नहीं वरन नैतिक, सामाजिक व आर्थिक स्तरों में परिवर्तन देती है। तो केवल अरस्तु का तो एक तरह से राजनीतिक परिवर्तन था, जबकि क्रांति का सामान्य अर्थ क्या होता है, जिसमें कानूनी आधार ही नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक और सभी प्रकार का परिवर्तन हो। अरस्तु कहते हैं कि कभी कभी विद्रोह का परिणाम क्रांति न होकर तत्कालीन शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन या सुधार भी होता है। अरस्तु कहता है कि क्रांति विरोध ना होकर केवल उसमें परिणाम तत्कालीन शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन या सुधार भी हो सकता है। अब अरस्तु ने क्रांतियों के अनेक प्रकार बताए हैं, जिनमें पूर्ण या आंशिक क्रांति होती है पहली तो, और दूसरी होती है रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। तो पूर्ण या आंशिक क्रांति जब राज्य में सत्ता का परिवर्तन या संविधान में परिवर्तन किया जाए तो वह पूर्ण क्रांति होती है, और यदि संविधान में के कुछ भाग में संशोधन किया जाए तो वह आंशिक क्रांति होती है। दूसरा जो रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति है उसमें यह होता है कि जब परिवर्तन होता है और उसमें रक्तपात हो तो वह रक्तपूर्ण क्रांति होती है, और वो बिना किसी रक्तपात के हो और जिसमें सामान्यतः किसी भी प्रकार की कोई रक्तपात का नहीं होना रक्तहीन क्रांति कहलाती है। और तीसरी है व्यक्तिक क्रांति और अवैयक्तिक क्रांति। अर्थात क्रांति का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सत्ता से हटाकर किसी दूसरे की सत्ता में परिवर्तन करना, संविधान में परिवर्तन करना, तो व्यक्तिगत क्रांति होती है। और यदि क्रांति का उद्देश्य बिना किसी राजनीतिक क्रांति को शक्ति को छीने संविधान में परिवर्तन करना हो उसे अवैयक्तिक क्रांति कहते हैं। अगली है जो चौथी है वह जनतंत्रीय व धनिक तंत्रीय क्रांति होती है। अर्थात जब निर्धन व्यक्ति धनी शासन अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर लेता है और राज्य में जनतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो वह जनतंत्रीय क्रांति कहलाती है। और जब धनिक तंत्र की जगह जनतंत्रीय राजतंत्रीय सरकार के विरुद्ध जब धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय सरकार के विरुद्ध क्रांति कर अपना शासन स्थापित कर लेता है तो वह धनिक तंत्रीय क्रांति कहलाती है। अगली है वैचारिक क्रांति, जिसमें वक्ता अपने विचारों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से श्रोताओं के मन में परिवर्तन ला देता है, वह वैचारिक या जननायकीय क्रांति कहलाती है। अब जो ये क्रांतियाँ होती हैं उनके मुख्य कारण क्या क्या होते हैं ये अरस्तु बताते हैं। तो अरस्तु ने दो कारण बताए हैं, सामान्य कारण और एक विशेष कारण। सामान्य कारण में जब न्याय और अन्याय की भावना हो आपस में, जब ऐसा हो कि भाई मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, दूसरे के साथ मेरे साथ न्याय न करके अन्याय किया जा रहा है, तो ये भावना, और किसी दूसरे को हित ज़्यादा देखा जा रहा, तो जब ये भावना ऐसा आती है तो वह क्रांति का सामान्य कारण होता है। इसमें सामान्य कारण में दूसरा है समानता और असमानता की भावना। जब मनुष्य में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए और आपस में तुलना की प्रवृत्ति हो तो क्रांति हो जाती है। जैसे
संपत्ति और योग्यता के बारे में अगर बात करें तो जब संपत्ति किसी की ज़्यादा हो और किसी की कम हो, तो जब इनमें आपस में असमानता हो जाए तो ये क्रांति का रूप ले लेती है। अगर घर परिवार में अगर कोई बात हो, जैसे मान लो किसी बच्चे के साथ भेदभाव किया जाए, तो वह उसमें विध्वंसकारी भावना पैदा हो जाती है। ये तो थे सामान्य कारण। अब दूसरे हैं विशेष कारण। विशेष कारणों में आपको अनेक कारण देखने को मिलेंगे, जिसमें शासक जब उदंडता करता हो या लालच करता हो तब उसके विरुद्ध जनता क्रांति कर लेती है। दूसरा, सम्मान और असम्मान की भावना। जब शासक सम्मान जनता का खो दे या जनता के प्रति उसका कोई सम्मान नहीं हो और उसका अपमान करे, तब भी जनता में असंतोष हो जाता है। भय, अरस्तु कहते हैं कि भय भी 3 प्रकार के होते हैं। अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से डर लगना, अन्याय के होने के भय से डर लगना, और कई बार विरोधियों द्वारा क्रांति की संभावना होने पर भी भय होता है। यानी विरोधी करेंगे भाई क्रांति कर सकते हैं, तब भी क्रांति हो जाती है। अगला है श्रेष्ठता व निम्रता, किसी को श्रेष्ठ मानना और किसी को निम्न मानना। अगला है घृणा, जब किसी के प्रति अपन घृणा की दृष्टि से देखेंगे तो उसके विचारों में उद्वेलितता आएगी। अगला है मध्यम वर्ग का अभाव, यानी निर्धन और गरीब 2 ही वर्ग बच गए, बाकी जो मध्यम वर्ग है उसका अभाव है। जब गरीब और अमीर होंगे तो उनमें लड़ाई होने की ज़्यादा संभावना होगी। अगर मध्यम वर्ग होगा तो ये क्रांति को रोका जा सकता है। अगला है अयोग्य व्यक्तियों का शासन, जब शासन किसी अयोग्य व्यक्ति में अंतर्निहित हो तो वह उसको इतना पता रहता है कि जनता के प्रति मेरे क्या कर्तव्य होंगे, तो ऐसे व्यक्तियों की भूमिका भी क्रांति का कारण बन जाती है। आर्थिक असंतुलन, आर्थिक असंतुलन अर्थात जब आर्थिक ताकत का बंटवारा असमान हो तो विद्रोह होने की संभावना होती है। विदेशियों का बाहुल्य, जब कोई विदेशी किसी देश में जाकर बस जाता तो उनकी जो संस्कृति है उसका भी मेल नहीं खाता, तो ये जब संस्कृति मेल नहीं खाती तो आपस में झगड़े होना और संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये आज इसके विशेष कारण हो गए। अब शासन के विभिन्न जो स्वरूप हैं उनमें क्रांति, तो पहले है राजतंत्र में क्रांति। इसमें क्रांति की मुख्य विशेषता कारण प्रमुख परिस्थितियां होती हैं कि जब राज परिवार आपस में घृणा कर ले, आपस में लालच पैदा हो जाए और या महत्वाकांक्षा हो जाए, तब ऐसे क्रांति का रूप ले लेता है। ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिला जब नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र और उसके जो परिवार में था, तो उनके जो संबंधित थे, पुत्र थे महाराजा के, उन्होंने सारे परिवार को खत्म कर दिया, तो ये क्रांति का कारण बन जाता है। कुलीन तंत्र में क्रांति, जब शासक वर्ग अल्पसंख्यकों में होता है, श्रेष्ठ प्रतिभा वाले को अपमान होता है, महत्वाकांक्षा भी क्रांति का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। तो धनिक जो इसमें सहजता दिखाई देती है, धनिक वर्ग अपने श्रेष्ठता के अहंकार में अनुचित कार्य करने लग जाता है। फिर है धनिक तंत्र में क्रांति, जनसाधन की उपेक्षा करने के बाद जब धनिक तंत्र अनुचित व्यवहार करने लग जाता है तो यह भी क्रांति का कारण बन जाता है। शासक वर्ग जब निरंकुश हो जाए और अत्याचारी आचरण करने लग जाए तो शासक वर्ग के सदस्यों में आपसी कलह उठ जाती है और जिसके कारण वे क्रांति, ईर्ष्या, द्वेषता, फिजूलखर्ची की भावना बढ़ जाती है। अगला है जनतंत्र में क्रांति, जब विधि के शासन की अपेक्षित कर कोई अन्य शासन स्थापित करने की बात आ जाती है या तानाशाही की बात आ जाए या और किसी प्रकार का शासन आ जाए, तो उच्छृंखलता हो जाए, बलशाली का काम होने लग जाए, तब ये क्रांति होती है। अब इनको रोकें कैसे? तो अरस्तु ने रोकने के भी उपाय बताए हैं। तो पहला क्या उपाय बताया है? संविधान व विधि में आस्था। जब हम संविधान में आस्था रखेंगे तो क्रांति होने की संभावना कम रहेगी। दूसरा है मध्य वर्ग की शक्ति को वृद्धि करना। जब 2 वर्ग निर्धन और पूंजीपति रहते हैं तब क्रांति की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इनको बैलेंस करने के लिए मध्यम वर्ग का होना आवश्यक है। राजनेताओं द्वारा धोखाधड़ी का त्याग करना। जब राजनेता अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धोखाधड़ी करते हैं तो उनका जब त्याग हो जाएगा तो क्रांति की संभावना कम रहेगी। अनुचित साधनों से जो संपत्ति है उसका अर्जन पर रोक। कई प्रकार के शासक वर्ग हो या जो शासक वर्ग में शामिल लोग हैं वो अनुचित तरीके से संपत्ति प्राप्त करते हैं, तब भी उनमें क्रांति होती है, तो इसको अनुचित साधनों को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला है शासक वर्ग द्वारा सद्व्यवहार। जब शासक अपने आचरण को सुधार लेता है और वह जनता के प्रति मर्यादित होकर काम करता है और उसके कल्याण के बारे में बात करता है, तो वह शासक क्रांति नहीं कर पाते, उसके शासन में क्रांतियाँ नहीं होती। अगला है शासन में पदाधिकारियों का कार्यकाल कम होना चाहिए।
अत्यधिक कार्यकाल, लंबा कार्यकाल होने के कारण वह स्वेच्छाचारी होने का प्रयास करते हैं जो उसके पदाधिकारी होते हैं। तो कार्यकाल छोटा होना चाहिए। अगला है नागरिक व राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल चले। जो भी नागरिक हैं वो उसकी देश की शासन व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो उस शासक को अपने काम करने में अच्छा लगेगा। और अगर बार बार उसका विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, तो वो देखेगा कि मेरा विरोध होना है ही, इसलिए मैं क्यों अच्छा काम करूं, तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। अगला है जनता को आगामी संकटों के भय से भयभीत रखा जाए। यानी जब हम कोई भी शासन है तो उस शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की धारणा मन में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसको ये भी दिखाना चाहिए कि अगर मेरे विरुद्ध कोई शासक के विरुद्ध ऐसा किया जाएगा तो हो सकता है कि जो अगला शासक आए वो आपके साथ, या अगले जो शासन व्यवस्था आए वो भी आपके साथ कुछ गलत कर सके। तो जब ये भय बना रहेगा तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश रहेगी। अगला है राज्य नियंत्रित शिक्षा योजना। यानी शिक्षा योजना है वो राज्य द्वारा संचालित होनी चाहिए, जिससे कि लोगों में अच्छी शिक्षा मिलने की भावना पैदा हो। अगला है राजकीय पदों का उचित वितरण। यानी राजकीय पद ऐसे नहीं हो कि किसी निजी स्वार्थी के कारण राजा के द्वारा या कोई भी किसी भी प्रकार के शासन हो, उसमें राजनीतिक पदों का वितरण जनता के हितों के अनुरूप होना चाहिए। मध्यम वर्ग का आपने बात कर ही ली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रांति के कारण ज़्यादातर असमानता, अन्याय की भावना यही होते हैं, और शासन में छोटा मोटा परिवर्तन या संविधान में संशोधन क्रांति कहलाती है। धन्यवाद।